हेलो पीपल, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग सेक्शन 93 से लेकर के सेक्शन 100 तक इंडियन एविडेंस एक्ट का कवर करेंगे। ये सारे सेक्शंस हमें एम्बिग्विटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताते हैं। मतलब अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई एम्बिग्विटी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो क्या उसे एक्सेप्ट किया जाएगा, और अगर एक्सेप्ट किया जाएगा तो किस तरीके से किया जाएगा, कौन से सर्कमस्टांसेस में किया जाएगा, ऐसा इन सारे सेक्शंस में बताया हुआ है। तो सबसे पहले सेक्शन 93 के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 93 कहता है एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस टू एक्सप्लेन और अमेंड एम्बिगुअस डॉक्यूमेंट। यहाँ पर एविडेंस को एक्सक्लूड कर दिया है, क्या एक्सप्लेन करने के लिए, कुछ भी ऐसा एम्बिगुअस डॉक्यूमेंट को एक्सप्लेन करने की। कब हम एक्सक्लूड कर रहे हैं कि हम कोर्ट जो है वो एविडेंस को एक्सेप्ट नहीं करेगी, कौन से केस में? व्हेन द लैंग्वेज यूज्ड इन अ डॉक्यूमेंट इज ऑन इट्स फेस। जब भी कोई लैंग्वेज जो है डॉक्यूमेंट में यूज करी गई है उसके फेस पर ही हमें दिख रहा है। तो ये जो वर्ड है हमारा फेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑन द फेस ऑफ डॉक्यूमेंट अगर हमें कोई बात दिख रही है, एम्बिगुअस और डिफेक्टिव है वो, एविडेंस में नॉट बी गिवन ऑफ फैक्ट्स विच वुड शो इट्स मीनिंग और सप्लाई इट्स डिफेक्ट। एविडेंस नहीं दिया जाएगा उन फैक्ट्स का जो कि मीनिंग दिखा रहे हैं या फिर डिफेक्ट्स बता रहे हैं कि उसमें कौन से डिफेक्ट है। फिर से एक बार सुनो, अगर कोई ऐसी लैंग्वेज यूज करी गई है किसी डॉक्यूमेंट में और फेस पर ही दिख रहा है कि वो लैंग्वेज एम्बिगुअस है या उसमें कोई डिफेक्ट है, तो उन फैक्ट्स का आप एविडेंस नहीं दे सकते हो। क्यों नहीं दे सकते हो? क्योंकि फेस पे दिख रहा है। तो आप उस बात को प्रूव करने के लिए आप एविडेंस नहीं दे सकते कि इसका क्या मीनिंग था या जो भी इसका डिफेक्ट था वो किस तरीके से कवर अप किया जाएगा। इलस्ट्रेशन से समझो, ए अग्रीज इन राइटिंग टू सेल अ हॉर्स टू बी। ए ने अग्री किया इन राइटिंग कि वो बी को एक हॉर्स सेल करेगा फॉर ₹1000 और ₹1500, या तो 1000 रुपए में या तो 1500 रुपए में। एविडेंस कैन नॉट बी गिवन टू शो विच प्राइस वॉज टू बी गिवन। तो एविडेंस नहीं दिया जाएगा इस बात का कि आप कौन सा प्राइस जो है वो चाह रहे थे। ये कौन सी बात होती है? आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में ये कैसे लिख रहे हो, 1000 या 1500? या तो आप 1000 में बेच रहे हो वो हॉर्स या 1500 में बेच रहे हो। दोनों बातें आप कैसे लिख सकते हो यहाँ पर और लगा करके? एक चीज अगर लिखी होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, लैंग्वेज क्लियर था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर एक चीज नहीं लिखी है, दो बातें लिखी हुई हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर जो है आपको एविडेंस नहीं देना है। देन अ डीड कंटेन्स ब्लैंक्स। एक डीड में जो है ब्लैंक जो है वो कई सारी चीजों को ब्लैंक रखा गया है। एविडेंस कैन नॉट बी गिवन ऑफ फैक्ट्स व्हिच वुड शो हाउ दे वर मेंट टू बी फिल्ड। डीड को अगर आपने ब्लैंक रख दिया है तो आप एविडेंस नहीं दे सकते हो इस बात का मतलब समझाने के लिए कि आप उसमें क्या भरना चाहते थे। भाई ये तो डिफेक्ट है ना, और अगर आपको कुछ भरना ही था तो आप पहले ही भर लेते, उसमें आपने उसको ब्लैंक क्यों छोड़ा? तो इस बात का भी एविडेंस कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करती है। केस है एक इन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस बीरेंद्र नाथ धर, AIR 1989, where there was a document of contract for transportation of food grains for 2 years। एक डॉक्यूमेंट था कॉन्ट्रैक्ट का फूड ग्रेन्स का ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए 2 साल तक का। But the place where the amount for transportation was to be mentioned was left blank। लेकिन जहां पर अमाउंट भरना था वो खाली छोड़ दिया गया। The minimum wage to be paid was left blank। जो मिनिमम वेज जितनी पे करनी थी उसको भी खाली छोड़ दिया गया था। कॉन्ट्रैक्टर was giving different amount। कॉन्ट्रैक्टर जो है वो डिफरेंट अमाउंट दे रहा था कोर्ट में। The court held that under section 93 of the Evidence Act, no oral evidence can be allowed to fill up the blanks of the document। कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 93 के तहत आप कोई भी ओरल एविडेंस नहीं दे सकते, हम आपको अलाउ नहीं करेंगे कि आप क्या कहना चाहते थे इन ब्लैंक्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स को फिल करने के लिए। तो ओरल एविडेंस जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है। ठीक, फिर उसके बाद आते हैं हम लोग सेक्शन 94 पे। सेक्शन 94 टॉक्स अबाउट एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट एप्लीकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट टू एग्जिस्टिंग फैक्ट्स। समझो, व्हेन लैंग्वेज यूज्ड इन अ डॉक्यूमेंट इज प्लेन इन इटसेल्फ। जब लैंग्वेज जो यूज करी गई है डॉक्यूमेंट वो प्लेन है, समझ में आ रही है। When it applies accurately to existing facts, और वो existing facts पे एकदम सही से अप्लाई भी हो रही है, मतलब जो उसमें लिखा है एक्चुअली में वैसा है। Evidence may not be given to show that it was not meant to apply to such facts। तो आप इस बात का एविडेंस नहीं दे सकते कि जो आपके डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है हम उस बात को मीन नहीं कर रहे हैं, हम उस बात का जो है मतलब नहीं समझ रहे हैं, मतलब वो उस बात पर अप्लाई नहीं हो रहा है। समझो, देखो डॉक्यूमेंट में कोई चीज लिखी हुई है
और वो डॉक्यूमेंट अपने आप में प्लेन है, क्लियर है। वो डॉक्यूमेंट क्या है, अपने आप में प्लेन है, क्लियर है, सब समझ में आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है, और जो भी चीजें हैं वो एक्यूरेटली अप्लाई भी कर रही है कि ऐसा ही है जो लिखा हुआ है। तो आप एविडेंस नहीं दे सकते हो इस बात का टू शो दैट इट वाज नॉट मेंट टू अप्लाई टू सच फैक्ट। किसी भी बात का एविडेंस आप इस तरीके से नहीं दे सकते कि कोई भी बात उस फैक्ट पे अप्लाई नहीं हो रही थी। इलस्ट्रेशन समझो, A sells to B by deed my estate at रामपुर containing 100 बीघास। A ने B को डीड के तहत जो है एक चीज लिख के दी कि वो अपना एक स्टेट है रामपुर में 100 बीघे का, वो उसको बेच रहा है। ठीक है, अब A के पास स्टेट भी है रामपुर में जो 100 बीघा है। Evidence may not be given of the fact that estate meant to be sold was once situated at different place and of a different size। तो अब जो है एविडेंस इस बात का नहीं दिया जा सकता है कि हम किसी और जगह की बात कर रहे थे, हम 100 बीघा की रामपुर में बात कर ही नहीं रहे थे, हम 200 बीघा की बात कर रहे थे श्यामपुर में, मान लो कुछ भी ऐसे मान लो, पता नहीं श्यामपुर नाम का कोई जगह है भी या नहीं है। ठीक है, तो आप इस बात का एविडेंस नहीं दे सकते कि जो चीज डॉक्यूमेंट में लिखी हुई है अगर वो प्लेन है तो आप इस बात का एविडेंस नहीं देंगे कि हम तो किसी और बात का मतलब, हम तो किसी और जगह को कह रहे थे, हम उस जगह को मीन ही नहीं कर रहे थे। समझ में आया एग्जाम्पल से? अब इसमें देखो, सेक्शन 94 puts stress on accurate application to existing facts when the language used in the document is plain and unambiguous। सेक्शन 94 स्ट्रेस किस पे कर रहा है कि एक्यूरेट एप्लीकेशन हो, एक्यूरेटली अप्लाई हो एग्जिस्टिंग फैक्ट्स पे, जब लैंग्वेज जो है डॉक्यूमेंट की वो प्लेन है और अनएम्बिगुअस है, कोई भी उसमें त्रुटि नहीं है। कोर्ट विल नॉट एडमिट एनी एविडेंस टू कॉन्ट्री। कोर्ट जो है कोई भी एविडेंस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एडमिट नहीं करेंगे उसके ऑपोजिट। Thus, this section comes into play when the language of the document is considered by the court with reference to the factual situation. In General Court Martial versus Anil Tej Singh Dhaliwal, AIR 1998 का केस है ये। The Supreme Court held that Section 94 applies only when the execution of the document is admitted before the court। हम तभी अप्लाई कर रहे हैं जब जो है ये एग्जीक्यूशन हो रहा है डॉक्यूमेंट का कोर्ट के सामने, एंड देयर आर नो विशिएटिंग सर्कमस्टांसेस अगेंस्ट इट, और कोई भी विशिएटिंग सर्कमस्टांसेस जो है उसके अगेंस्ट नहीं है। ठीक, अब हम आते हैं सेक्शन 95 पे। सेक्शन 95 क्या कहता है? सेक्शन 95 टॉक्स अबाउट एविडेंस एज टू डॉक्यूमेंट अनमीनिंग इन रेफरेंस टू एग्जिस्टिंग फैक्ट्स। यहां पर जो हमारा कीवर्ड है वो है क्या है? अनमीनिंग। देखो, when language used in a document is plain in itself, जो लैंग्वेज यूज करी गई है डॉक्यूमेंट में वो प्लेन है। ठीक है, जो लैंग्वेज यूज करी गई है डॉक्यूमेंट में वो प्लेन है। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को बताना भूल गई हूं, वो भी देख लो। सेक्शन 93 जो है वो पेटेंट एम्बिग्विटी के बारे में बात करता है। पेटेंट एम्बिग्विटी के बारे में बात करता है। क्या मतलब है इसका? पहले पी से पी याद रखो। पहले का मतलब है कि ऑन द फेस ऑफ इट हमें पहले से ही दिख रहा है कोई दिक्कत है डॉक्यूमेंट में, तो पेटेंट एम्बिग्विटी हो गई वो। फिर उसके बाद जो सेक्शन 95 से लेकर के 98 का सिलसिला है हमारा, वो लेटेंट एम्बिग्विटी के बारे में बात करता है कि हमें बाद में पता चला कि जो है डॉक्यूमेंट में कोई त्रुटि थी, कोई एम्बिग्विटी थी, हमें बाद में पता चला। ठीक है, तो इन जो लेटेंट एम्बिग्विटी के लिए हम एविडेंस दे सकते हैं। अगर लेटेंट एम्बिग्विटी है तो हम एविडेंस दे सकते हैं। कैसे? चलो सेक्शन 95 पढ़ते हैं। व्हेन लैंग्वेज यूज्ड इन डॉक्यूमेंट इज प्लेन इन इटसेल्फ, जो लैंग्वेज डॉक्यूमेंट में यूज करी गई है वो एकदम प्लेन है, बट इज अनमीनिंग इन रेफरेंस टू द एग्जिस्टिंग फैक्ट, लेकिन उसका मीनिंग जो है वो एग्जिस्टिंग फैक्ट से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, एग्जिस्टिंग फैक्ट्स कुछ और है और उस डॉक्यूमेंट का मीनिंग कुछ और है। ठीक है, दोनों अलग अलग है, डिफरेंट है। एविडेंस मे बी गिवन टू शो दैट इट वाज यूज्ड इन अ पेक्युलर सेंस। तो एविडेंस दिया जा सकता है इस बात का कि ये जो लिखा गया है डॉक्यूमेंट में ये एक पर्टिकुलर सेंस को मीन कर रहा है। एग्जाम्पल, ए सेल्स टू बी बाय डीड। ए ने बी को डीड के द्वारा जो है सेल किया माय हाउस इन कैलकाटा, उसने कैलकाटा लिखा। ए हैड नो हाउस इन कैलकाटा बट इट अपेयर्स दैट ही हैड अ हाउस एट हावड़ा।
of which B had been in possession since the execution of the deed. तो उसने जो है डॉक्यूमेंट में, जो डीड में लिखा था वो कैलकाटा लिखा था, लेकिन ए का जो है कैलकाटा में कोई घर नहीं था, लेकिन ये था कि उसका घर जो था हावड़ा में घर था, और जिसका बी के पास पोजेशन भी था जब से डीड का एग्जीक्यूशन हुआ। तो ऐसे में these facts may be proved to show that the deed related to the house at हावड़ा। तो यहाँ पर जो है फैक्ट्स आप एविडेंस दे सकते हैं इस बात को शो करने के लिए कि वो कैलकाटा मीन नहीं कर रहे थे, वो हावड़ा मीन कर रहे थे। ये जो है गलती हो गई है यहाँ पर डॉक्यूमेंट में, हावड़ा की जगह कैलकाटा लिख गया, तो इसके लिए एविडेंस दिया जा सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद आओ सेक्शन 96 पे। सेक्शन 96 क्या कहता है? एविडेंस एज टू एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज which can apply to one of several persons. When the facts are such that the language used might have been meant to apply to anyone and could not have been meant to apply to more than one of several persons or things, evidence may be given of facts which show which of those persons or things it was intended to apply to. देखो, एक से ज्यादा अगर हो रहा है चीजें और समझ में नहीं आ रहा है कि किस पर अप्लाई हो रहा है, सेवरल पर्सन और थिंग पे वो अप्लाई हो जा रहा है, तो आप एविडेंस दे सकते हैं इस बात को दिखाने के लिए कि आप किस पे चाहते थे, आपका इंटेंशन कहाँ था, कि आप किस चीज पे अप्लाई कराना चाहते थे। ए अग्रीज टू सेल बी फॉर ₹1000 माई व्हाइट हॉर्स। ए जो है अग्री करता है कि भाई मैं बी को अपना जो व्हाइट हॉर्स है वो बेचना चाहता हूँ। ए के पास 2 व्हाइट हॉर्स है, कैसे पता वो कौन से व्हाइट हॉर्स की बात कर रहा है? कैसे पता कि वो कौन से व्हाइट हॉर्स की बात कर रहा है अगर उसके पास 2 व्हाइट हॉर्स है? तो अब ये चीज तो बताने के लिए एविडेंस देना पड़ेगा ना। सो एविडेंस मे बी गिवन ऑफ फैक्ट्स विच शो विच ऑफ देम वाज मेंट, कि एविडेंस देना पड़ेगा उन फैक्ट्स का ये दिखाने के लिए कि आप किस जो है हॉर्स की, दोनों में से कौन से हॉर्स की आप बात कर रहे थे। फिर आओ सेक्शन 97 पे। ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि समझ में आए। एविडेंस एज टू एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज टू वन ऑफ 2 सेट्स ऑफ फैक्ट्स टू नीदर ऑफ विच द होल करेक्टली अप्लाइज। When the language used applies partly to one set of existing fact, लैंग्वेज ऐसी यूज हो रही है कि वो पार्टली एक सेट पे अप्लाई कर रही है और पार्टली अनदर सेट पे अप्लाई कर रही है। पार्टली एक सेट पे अप्लाई कर रही है, पार्टली दूसरे सेट पे भी अप्लाई कर रही है, बट द होल ऑफ इट डज नॉट अप्लाई करेक्टली टू ईदर। लेकिन पूरा अगर हम इसको कर रहे हैं तो ये करेक्टली ना इस पे अप्लाई हो रही है ना इस पे अप्लाई हो रही है। एविडेंस मे बी गिवन टू शो टू विच ऑफ द टू इट वॉज मेंट टू अप्लाई। एविडेंस दिया जा सकता है इस बात को दिखाने के लिए कि वो किस चीज पर अप्लाई करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझो जो आपकी बेयर एक्ट में ही दिया हुआ है। चलो, ए अग्रीज टू सेल टू बी माई लैंड एट एक्स इन द ऑक्यूपेशन ऑफ वाई। ध्यान से सुनना, ए ने बी से अग्री किया। एक मैं नई स्लाइड जो है ऐड करती हूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को ये जो है सेपरेटली भी समझाऊंगी। पहले हम लोग इसे पढ़ लेते हैं। ए ने अग्री किया बी से, बी को सेल करने के लिए। उसका जो लैंड था एक्स, ये जगह का नाम है, ये याद रखो, ये प्लेस है। इन द ऑक्यूपेशन ऑफ वाई, ऑक्यूपाइड कर रखा है वाई ने। तो हम इधर लिखते जाएंगे अपनी नई स्लाइड में। ए ने जो है वो बी से, बी को सेल करने के लिए कौन सी चीज, क्या चीज है वो? एक्स इज अ प्लेस, और ये किसकी ऑक्यूपेशन है? वाई की ऑक्यूपेशन में। मतलब ऑक्यूपेशन का मतलब है कि ऑक्यूपाइड है बाय वाई। इसने अग्री किया इस चीज को सेल करने के लिए। यहां तक समझ में आया? अब समझो, ए हैज लैंड एट एक्स। अब ए के पास लैंड तो है एक्स जगह पर, ए के पास लैंड है एट एक्स, इस प्लेस पर उसकी लैंड तो है, बट नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ वाई। लेकिन वो वाई की ऑक्यूपेशन वाली लैंड नहीं है। वाई के ऑक्यूपेशन में ये वाली जो लैंड है ये नहीं है। ये एक्स जो है कटा हुआ एक्स है। अच्छा रुको, मैं इसको ना एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, मैं इसको ऐसे काट देती हूँ ताकि समझ में आए।
लेकिन ये वाई के ऑक्यूपेशन में नहीं है। एक बार फिर से, ए क्या सेल कर रहा है, एक एक्स प्लेस सेल कर रहा है जो वाई की ऑक्यूपेशन में है, बी को वो ये सेल कर रहा है। अब ए के पास लैंड तो है एक्स जगह पर, लेकिन वो जो जगह है वो जगह वाई की ऑक्यूपेशन में नहीं है, और उसने कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा कि उसके पास जगह है जो एक्स प्लेस है वो वाई की ऑक्यूपेशन में है। गलती हो गई। ठीक, अब देखो आगे क्या होता है। एंड ही हैज लैंड इन ऑक्यूपेशन ऑफ वाई बट इट इज नॉट एट एक्स। लेकिन उसके पास लैंड है वाई के ऑक्यूपेशन में, बट वो एक्स जगह पर नहीं है। उसके पास लैंड है, उसके पास लैंड है ऑक्यूपेशन में, वाई की ऑक्यूपेशन में, वाई की ऑक्यूपेशन में लैंड है उसके पास, लेकिन जो एक्स जगह है वहां पर नहीं है। अब क्या होगा, वहां पर तो है नहीं और उसने ऐसा लिख दिया। सो एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट्स शोइंग विच ही मेंट टू सेल। तो वो एविडेंस दे सकता है इस बात का कि वो कौन से जो है कौन से एक्स लैंड को वो बेचने की बात कर रहा था। हम लोग एक बार इसे फिर से समझेंगे ताकि एक बार में सारी चीजें समझ में आए। देखो, ए ने बी से कहा कि मैं तुम्हें सेल कर रहा हूं एक ऐसी जगह, एक्स जगह मैं तुम्हें सेल कर रहा हूं जो कि वाई की ऑक्यूपेशन में है। लेकिन फैक्ट से ये पता चला कि ए के पास लैंड है एक्स जगह पर, बट वो वाई की ऑक्यूपेशन में लैंड नहीं है, वाई ने उसे ऑक्यूपाइड नहीं कर रखा है। गलती हो गई ना, क्योंकि उसने यहां पर ये चीज लिखी कि वाई की ऑक्यूपेशन में है, एक्स जगह पर है। गलती हो गई डॉक्यूमेंट में। लेकिन दूसरे फैक्ट से क्या पता चल रहा है कि वाई की ऑक्यूपेशन में भी एक लैंड है ए की, लेकिन वो एक्स प्लेस पर नहीं है। जिस प्लेस पे वो बेचने की बात कर रहा है बी को, वो एक्स प्लेस पर नहीं है। तो वो यहां पर यही बात लिखी है कि एविडेंस दिया जा सकता है इस बात को दिखाने के लिए कि आप कौन से लैंड को सेल करने की बात कर रहे थे, कौन से एक्स जगह को, जो एक्स जगह पर है आप उसकी बात कर रहे थे, कि ऑक्यूपेशन वाला आप बात हटा दीजिए। कहने का ये मतलब है कि एविडेंस दिया जा सकता है इस बात का। ठीक है, कि आप एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहे थे। ठीक है, अच्छा अब आओ एक केस पे। इन बनापाल सिंह वर्सेस नूर मोहम्मद AIR 1935, the court held that where the document of sale mentions the boundaries which indicate that whole plot is sold, but another part of it shows the survey number which indicates that only part of the plot was the subject matter of the sale. कोर्ट ने कहा, पहले तो देखो क्या फैक्ट्स है कि डॉक्यूमेंट जहां पर सेल का मेंशन कर रहा है बाउंड्रीज जो कि इंडिकेट कर रहे हैं कि पूरा जो प्लॉट है उसको सेल कर दिया गया है, लेकिन अनदर पार्ट क्या शो कर रहा है उस चीज का, उस डॉक्यूमेंट का, कि सर्वे नंबर इंडिकेट कर रहे हैं कि कुछ उसका जो है प्लॉट का कुछ पार्ट ही था जो सब्जेक्ट मैटर था सेल का, जो सेल का सब्जेक्ट मैटर था। एक्सट्रिंसिक एविडेंस दे सकते हैं। अब आप एविडेंस लाइए ये दिखाने के लिए टू शो वेदर द होल और ओनली द पार्ट ऑफ द प्लॉट इज इंटेंडेड टू बी सोल्ड, कि आप या पूरा बेचना चाह रहे थे या उसका सिर्फ पार्ट बेचना चाह रहे थे, क्या इंटेंशन था आपका, आप इसका एविडेंस दे सकते हैं। सेक्शन 98 says evidence as to meaning of ineligible characters etc. Evidence may be given to show the meaning of ineligible characters or not commonly intelligible characters of foreign, obsolete, technical, local and provincial expressions of abbreviations and of words used in peculiar sense. अरे देखो सीधी सी बात है, इसमें कह रहा है कि अगर कोई भी ऐसा टेक्निकल वर्ड यूज कर लिया है, कोई फॉरेन वर्ड डॉक्यूमेंट में यूज कर लिया या कोई एब्रीविएशंस यूज कर ली है, ठीक है, तो आप इस बात का एविडेंस दे सकते हैं कि आप पर्टिकुलरली किस सेंस में बात कर रहे थे। इलस्ट्रेशन समझो, अ स्कल्प्टर अग्रीज टू सेल बी ऑल माई मॉड्स। उसने डॉक्यूमेंट में लिखा कि वो जो है ऑल माई मॉड्स। अब ये ऑल माई मॉड्स तो बड़ा ही एब्रिविएशन हो गया ना, शॉर्ट फॉर्म हो गया, आप किस चीज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ए के पास दोनों चीजें, ए हैज बोथ मॉडल्स एंड मॉडलिंग टूल्स। उसके पास मॉडलिंग टूल्स भी है, उसके पास मॉडल्स भी हैं, मतलब मॉडलिंग टूल जिससे वो बनाता है और जो मॉडल्स जो उसने बनाए हुए, दोनों चीजें। अब यहाँ पर तो ऑल माई मॉड्स लिखा है, तो समझ में नहीं आ रहा कि पर्टिकुलरली आप मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं या मॉडलिंग टूल्स के बारे में बात कर रहे हैं। सो एविडेंस मे बी गिवन टू शो विच ही मेंट टू सेल। तो एविडेंस दिया जा सकता है इस बात को दिखाने के लिए कि आप किस चीज को मेंट कर रहे थे, कि आप क्या सेल करना चाहते हैं।
दिस सेक्शन enables the party to give evidence to explain the special meaning of the use of the words and not a normal use. आप जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या स्पेशल मीनिंग था जो भी आपने वर्ड यूज किया है. एक्सपर्ट एडवाइस अंडर सेक्शन 45 ऑफ द एक्ट कैन बी ऑब्टेन्ड. यहाँ पर एक्सपर्ट एडवाइस जो है वो ली जा सकती है. फिर हम आते हैं सेक्शन 99 पे. सेक्शन 99 का भी जो है इलस्ट्रेशन थोड़ा सा गड़बड़ है, तो उसे पहले समझते हैं. पहले मतलब इलस्ट्रेशन नहीं, पहले देखते हैं कि सेक्शन 99 क्या कहता है. हु मे गिव एविडेंस ऑफ एग्रीमेंट वेरिंग टर्म्स ऑफ द डॉक्यूमेंट. कौन एग्रीमेंट, कौन जो है एविडेंस देगा. इसमें तो ये बताया कि एविडेंस कौन देने के लिए कॉम्पिटेंट है. सो पार्टीज हु आर नॉट पार्टीज, सॉरी पर्सन्स हु आर नॉट पार्टीज टू डॉक्यूमेंट. ऐसे पर्सन्स जो कि डॉक्यूमेंट की पार्टीज नहीं है और देयर रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, और ना ही वो रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट है, मे गिव एविडेंस ऑफ एनी फैक्ट्स टेंडिंग टू शो कंटेम्परेरी एग्रीमेंट वेरिंग द टर्म्स ऑफ द डॉक्यूमेंट. तो वो एविडेंस दे सकते हैं कौन, जो पार्टीज नहीं है डॉक्यूमेंट की और ना ही वो रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट है. ए एंड बी मेक अ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग. ए और बी ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया राइटिंग में, दैट बी शैल सेल ए सर्टेन कॉटन, कि बी जो है वो ए को सर्टेन कॉटन बेच दे. ठीक है, बी जो है ए को सर्टेन कॉटन बेच दे. टू बी पेड ऑन डिलीवरी, जो है डिलीवरी पे, फॉर ऑन डिलीवरी, उसको डिलीवरी पे पे करना है. एट द सेम टाइम दे मेक एन ओरल एग्रीमेंट दैट 3 months क्रेडिट शैल बी गिवन टू ए. यहां पर जो है उन्होंने ओरल एग्रीमेंट बना लिया कि 3 महीने का क्रेडिट जो है वो ए को दिया जाएगा. दिस कुड नॉट बी शोन एज बिटवीन ए एंड बी. यहां पर ए और बी जो है एविडेंस नहीं दे सकते, बट इट माइट बी शोन बाय सी इफ इट अफेक्टेड इट हिज इंटरेस्ट. यहां पर सी जो है वो दिखा सकता है, कोई सी अगर व्यक्ति है तो वो दिखा सकता है अगर उसके इंटरेस्ट को इफेक्ट कर रहा है ये सारी चीजें तो. ठीक है, अगर वो इसकी इफेक्ट को सॉरी इंटरेस्ट को अगर इफेक्ट कर रहा है तो वो दे सकता है एविडेंस. मतलब यहां पर पार्टीज एविडेंस नहीं देंगी, ना उनका रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट एविडेंस देगा. इतना ही समझो इस सेक्शन में. सीधी सी बात है कि अगर ना यहां पर पार्टीज देंगी, जो डॉक्यूमेंट के पार्टीज हैं, ना वो एविडेंस देंगे और ना ही रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट जो है वो देंगे. Section 92 forbids the admission of evidence of an oral agreement for the purpose of contradicting, varying, adding to, or subtracting from the terms of the written document as between the parties to such document or their representative in interest. हम section 92 में ये पढ़ के आ चुके हैं. ठीक है, कि वो फॉरबिड करता है ओरल एग्रीमेंट, कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, वेरी करने के लिए, ऐड करने के लिए, सब्सट्रैक्ट करने के लिए. दिस प्रिंसिपल ऑफ सेक्शन 92 डज नॉट अप्लाई टू थर्ड पर्सन अंडर सेक्शन 99. ये लेकिन जो प्रिंसिपल है ये सेक्शन 92 वाला, वो सेक्शन 99 के थर्ड पर्सन पर अप्लाई नहीं होता है. इन द केस ऑफ बाई हीरा देवी वर्सेस ऑफिशियल असाइनी ऑफ बॉम्बे, AIR 1958, section 90 says, the court says, the section 92 deals only with the matter related to the contracts, grant and other dispositions of the property. यहाँ पर हम लोगों ने देखा था ना सेक्शन 92 में कि केवल कॉन्ट्रैक्ट पर ये एप्लीकेबल है, ग्रांट पर एप्लीकेबल है और दूसरी डिस्पोजिशन पर ये एप्लीकेबल है, सॉरी डिपोजिशन पर ये एप्लीकेबल है. बट सेक्शन 99 डील्स विद ऑल टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट. लेकिन सेक्शन 99 में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा और ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है वो डील करता है, वेदर इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट और नॉट, भले ही वो कॉन्ट्रैक्ट हो या ना हो. सेक्शन 99 स्पीक्स ओनली अबाउट वेरिंग द टर्म्स ऑफ द डॉक्यूमेंट. ये सिर्फ और सिर्फ टर्म्स को वेरी करने की बात कर रहा है. अब जो है सेक्शन 100 पर हम आ जाते हैं. लास्ट सेक्शन है, ये कहता है कि सेविंग ऑफ प्रोविजंस ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट रिलेटिंग टू विल्स. इसमें बात सिर्फ इतनी कही गई है कि ये जो कोई भी नथिंग इन दिस चैप्टर कंटेंट शैल बी टेकन टू इफेक्ट एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन सक्सेशन एक्ट. इस चैप्टर में जो भी सारी चीजें हैं वो कहीं से भी इंडियन सक्सेशन एक्ट को इफेक्ट नहीं करेंगी. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विल्स के लिए इसका कहने का मतलब क्या है कि ओरल एविडेंस जो है विल के लिए एडमिसिबल होगा. ओरल एविडेंस फॉर विल इज एडमिसिबल. अब देखो एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है, वो ये कि हम लोग पेटेंट एम्बिग्विटी और लेटेंट एम्बिग्विटी के बीच में एक डिफरेंस देख लेते हैं. ठीक है, तो इसको ऐसे ही समझ लो, यहां पर PA लिख लेते हैं, यहां पर LA लिख लेते हैं. बस नॉर्मली एक बार देख लेते हैं कि ये जो है क्या कहना चाहते हैं. देखो क्या हो रहा है
सबसे पहले तो पेटेंट एम्बिग्विटी सेक्शन 93 में है, ये हमें पता है, अभी हम देख कर आए हैं सेक्शन 93 में। और ये जो है सेक्शन 95 से लेकर के सेक्शन 98 तक है। पेटेंट एम्बिग्विटी क्या, हमें ऑन द फेस ऑफ इट पता चल रहा है कि कोई गलती है, कोई त्रुटि है डॉक्यूमेंट में, तो आप उसे सही करें, ठीक है, लेकिन आप एविडेंस नहीं दे सकते। सही आप जो करना है करो, लेकिन आप एविडेंस नहीं दे सकते। लेटेंट एम्बिग्विटी में आप सही कर सकते हो बाद में, कि अगर बाद में पता चल रहा है कि कोई दिक्कत है तो आप सही कर सकते हो। फिर उसके बाद यहां पर जो एम्बिग्विटी है वो विजिबल है ऑन द फेस ऑफ द डॉक्यूमेंट, हमें पता चल रहा है कि कोई ना कोई इसमें दिक्कत है, ठीक है, यहां पर वो विजिबल है ऑन द फेस ऑफ द डॉक्यूमेंट, लेकिन यहां पर इट इज नॉट विजिबल। अब आप सेंटेंस कंप्लीट कर लेना, दैट इट इज नॉट विजिबल ऑन द फेस ऑफ द डॉक्यूमेंट बट डिस्क्लोजेस when the document applies an existing fact। लेकिन ये जो है डिस्क्लोज हो रहा है जब डॉक्यूमेंट को हम अप्लाई कर रहे हैं किसी एग्जिस्टिंग फैक्ट पर, तो ये हो रहा है, समझ में आ रहा है कि हाँ कोई दिक्कत है डॉक्यूमेंट। ये जो है डॉक्यूमेंट को यूजलेस कर देता है, खत्म हो गया ना, खराब हो गया डॉक्यूमेंट, या वॉइड मान लो, वॉइड हो जाता है डॉक्यूमेंट। और यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, अगर आपने सही कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, इट डज नॉट मेक्स द डॉक्यूमेंट यूजलेस और समथिंग एल्स। यहां पर हम इसको रिमूव नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बी रिमूव्ड। लेकिन यहां पर हम इसे रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा सेक्शन 95 से लेकर के 98 में एविडेंस एडमिसिबल है कोर्ट में, तो जब एविडेंस एडमिसिबल है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, इट कैन बी रिमूव्ड बाय गिविंग एविडेंस। कोर्ट एविडेंस को एडमिसिबल कर लेगी तो ठीक है, आप एविडेंस दे दीजिए। तो क्या हुआ पेटेंट एम्बिग्विटी और लेटेंट एम्बिग्विटी में, कि यहां पर जो है सेक्शन 93 में बताया गया है कि अगर ऑन द फेस ऑफ इट हमें सामने सामने डॉक्यूमेंट में दिख रहा है कि कोई दिक्कत है, और तो आप एविडेंस को जो है उसमें आप कुछ भी छेड़खानी नहीं कर सकते, आप मतलब जो है आप एविडेंस नहीं दे सकते, डॉक्यूमेंट में कोई छेड़खानी नहीं कर सकते हो। लेटेंट एम्बिग्विटी सेक्शन 95 से 98 तक बताई गई है कि बाद में अगर कोई एम्बिग्विटी है तो आप उसको ठीक कर सकते हो। एम्बिग्विटी जो है यहाँ पर ऑन द फेस ऑफ द डॉक्यूमेंट विजिबल है, यहाँ पर ऑन द फेस ऑफ इट विजिबल नहीं है, लेकिन डिस्क्लोज करती है व्हेन अप्लाइज, जब हम डॉक्यूमेंट को अप्लाई करते हैं एग्जिस्टिंग फैक्ट्स पर तो वो डिस्क्लोज हो रहा है, दिक्कतें कुछ हैं उसमें पता चल रहा है। यहाँ पर तो डॉक्यूमेंट को पूरी तरीके से यूजलेस और वॉइड घोषित कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं किया जाता है, क्योंकि जब हम एविडेंस दे सकते हैं तो हम उस डॉक्यूमेंट को सही कर लेंगे। यहाँ पर इट कैन नॉट बी रिमूव, भाई जब डॉक्यूमेंट यूजलेस हो गया, वॉइड हो गया, तो हम क्या करेंगे, उसे रिमूव करके छोड़ो हटाओ, इट कैन नॉट बी रिमूव, ठीक है, क्योंकि हम एविडेंस ही नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ पर जो है आप एविडेंस दे सकते हैं और इसे रिमूव कर सकते हैं, लेटेंट एम्बिग्विटी को हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को आज का सेशन जो है यूजफुल लगा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।